हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बढ़िया चल रही होगी एंड आपके रिविजन्स भी अच्छे चल रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स आने ही वाले हैं। आज हम अपने कंसेप्चुअल रिवीजन के पार्ट 3 में हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एंड आज की क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि हम बीच के कुछ टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं जो बच गए थे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमको मालूम होना चाहिए कि क्या है। आज हम फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हैं हमारे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो आज ये है कि रूल्स टू मेक कॉल्स बाय द कंपनी। एक ये चीज़ हमको आज कंप्लीट करनी है कि क्या रूल्स है कॉल करने के, क्या रूल्स है। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। थर्डली हम बात करेंगे कॉल्स एंड अरियर्स एंड कॉल्स एंड एडवांस के बारे में। एंड फोर्थ हम जो आज कंप्लीट करने वाले हैं वो है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आज हमारे मेजर 4 टॉपिक्स है जिनको हम कंप्लीट करेंगे फटाफट। टाइम लगेगा, आई थिंक 15 मिनट की क्लास रहेगी आज की एंड ये फटाफट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोर टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में। उसमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आज ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। तो पहला टॉपिक है हमारा रूल्स टू मेक कॉल्स बाय द कंपनी। तो एक चीज समझनी पड़ेगी, जो भी रूल्स हम जो नहीं, जो कॉल्स हम कर रहे थे, एप्लीकेशन के कॉल कर रहे हैं, अलॉटमेंट का कॉल कर रहे हैं, फिर हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल ये कर रहे हैं, तो इसके भी तो कुछ रूल्स होंगे। ऐसा तो नहीं कि कंपनी जब मन चाहे तब कॉल्स कर दी, ठीक है, जब आज कॉल कर दिया, कल कॉल कर दिया, परसों कॉल कर दिया, कि कुछ रूल्स गवर्न करने को है ही नहीं इसको, जब मन चाहे कंपनी अपने हिसाब से चल रही। ऐसा नहीं होता है। कॉल्स करने के भी कुछ रूल्स डिफाइंड है, उस हिसाब से ही कंपनी कॉल कर सकती है, उस हिसाब से वो यूनिफॉर्मिटी एक मेंटेन रहती है। तो उसके लिए भी एक रूल्स बने हैं। पहली चीज तो ये रहता है कि पहले हम क्या प्रेफर करते हैं कि एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, मतलब क्या है कि जो एओए एओए है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें अगर रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें अगर रूल्स दिए हुए हैं तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। पहले कंपनी उसके हिसाब से चलती है, जो चार्टर डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से। अगर आर्टिकल्स में नहीं दिया है, सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 है। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, अगर नहीं दिए गए हैं तो, ठीक है, इफ नो रूल्स आर गिवन इन आर्टिकल्स, इन ईओए, तो क्या करेंगे फिर हम, जो ये रूल्स अब मैं बताने वाली हूँ उसके हिसाब से चलेंगे। ओके, ये है टेबल एफ के प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, हम इस रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा पहला पहला जो रूल है वो है मिनिमम गैप का। बिटवीन टू कॉल्स, कि दो कॉल्स करने के पहले, जैसे कि हमने मान लो कि अलॉटमेंट का कॉल कर दिया, अलॉटमेंट का कॉल हो गया। ओके, अलॉटमेंट का कॉल हो गया। आज की तारीख कितनी है, आज हमारी डेट है जैसे कि 5 है ना। 5 को हमने अलॉटमेंट का कॉल किया। अब हम ये नहीं करेंगे कि हम 6 को ही हमने फर्स्ट कॉल कर लिया, ठीक है।
कि हमने फर्स्ट कॉल भी 6 फरवरी को कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हम फर्स्ट कॉल कब करेंगे, एटलीस्ट मिनिमम गैप होना चाहिए, 5 फेब है तो 5 मार्च तक, एक महीने का, 1 मंथ का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। आप 5 मार्च के बाद 10 मार्च को भी कर सकते हो, 15 मार्च को भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, पर एटलीस्ट 5 मार्च तक का टाइम होना चाहिए मिनिमम। ओके, तो मिनिमम गैप बिटवीन टू कॉल्स कितना है, 1 मंथ का, इतना तो होना ही चाहिए। तो आप 5 मार्च के बाद कभी भी कॉल कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप 5 फरवरी को किए हो तो अब कल परसों फिर कॉल कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक महीने का गैप होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। तो हमारा सेकंड आता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन कॉल, तो ये कितना होगा, ये होगा 25% ऑफ फेस वैल्यू। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन कॉल मतलब कि एक कॉल मैक्सिमम कितने अमाउंट का हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने 50% पैसा, जो फेस वैल्यू का 50% था वो हमने आज मंगा लिया, नहीं, हम 25% ज्यादा नहीं मंगा सकते। मैक्सिमम अमाउंट है कि 25%, हम चाहे तो 20% मंगा सकते हैं, हम चाहे तो 15% मंगा सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट लगा दी है, अपर कैप लगा दिया है कि 25% ऑफ फेस वैल्यू से ज्यादा हम नहीं मंगा सकते। ओके, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा है रीजनेबल टाइम टू शेयर होल्डर्स। मतलब कि हमें शेयर होल्डर से पैसा मंगा रहे हैं ना, तो हमको एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए पैसा अरेंज करने के लिए और हमको देने के लिए। तो रीजनेबल टाइम कितना, एटलीस्ट 14 days नोटिस पीरियड, प्रॉपर नोटिस, मतलब एटलीस्ट 14 डेज का हमें उन्हें नोटिस देना है, रीजनेबल टाइम ना शेयर होल्डर्स को, तब जाके वो हमको पैसा दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने आज बोला कि कल पैसा देना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हमको उनको 14 डेज का टाइम देना जरूरी है। ओके, ये हो गई थर्ड हमारी बात। इसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ। फोर्थ हमारा है नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन शेयर होल्डर्स ऑफ सेम क्लास। इसका सिंपल मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। फॉर एग्जाम्पल कि इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, उसके बाद आ रहे हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है 10,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, ये हमारे दो क्लास ऑफ शेयर्स हो गए। ओके, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, दो क्लास। ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें से 5,000 जिनके पास शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स जिनके पास है, उनसे हमने आज कॉल कर लिया, और जो 5,000 शेयर्स हैं उनसे हमने आज कॉल नहीं किया, उनसे हमने एक महीने बाद कॉल किया, ऐसा नहीं। 10,000 शेयर्स तो मतलब 10,000 को एक साथ कॉल होगा, एक ही साथ हम उनसे पैसा मंगाएंगे। ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि 5,000 से अलग, ये 2,000 से अलग मंगा ली, 8,000 से अलग मंगा ली, ऐसा नहीं होता। हम एक साथ सबके साथ एक ही तरीके से ही बिहेव करेंगे, एक ही तरीके, एक ही मैनर से बिहेव करेंगे। 10,000 से आज के दिन पे कॉल कर रहे हैं तो आज ही दिन के कॉल करेंगे। ओके, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए बिटवीन इन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। हाँ ठीक है, इक्विटी से हमने आज पैसा मंगा लिया, प्रेफरेंस हम एक महीने बाद मंगाएंगे, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट्स अभी क्या पढ़े, 4 पॉइंट्स ये पढ़े कि दो कॉल्स के बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए एक महीने का। ओके, मैक्सिमम अमाउंट हम 25% से ज्यादा नहीं मंगा सकते एक कॉल पे, 25% ऑफ फेस वैल्यू। ओके, उसके बाद हमको शेयर होल्डर्स को रीजनेबल 14 डेज का टाइम देना पड़ेगा, 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कॉल करने के लिए। हमने उनसे कॉल किया तो हमको 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद
फोर्थ बात आती है कि हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे कॉल्स इन सेम क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सेम क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स में। ओके, ये समझ में आ गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व या अकाउंट जो भी हम इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अब कोई भी रिजर्व जब बनता है तो उस वो एक किसी काम के लिए बनता है, वो किसी एक पर्पस के लिए बनता है। हम ऐसे रिजर्व्स नहीं बनाते, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, रिडेम्पशन रिजर्व हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, तो हम ये सारे रिजर्व्स किसी एक काम के लिए ही बनाते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन उस तरीके से उसी पर्पस के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन है यहाँ का 52(2), ठीक है। इसने कंपनीज एक्ट ने बताया है रेस्ट्रिक्टिव यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के रेस्ट्रिक्टिव यूजेस, 5 रेस्ट्रिक्टिव यूजेस बताएं, उसी 5 जगह पे ये पैसा यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने सही तरीके से आपको याद करने के लिए दो दो की जोड़ी बना दी है और एक को अलग कर दिया। ओके, तो पहले दो की जोड़ी बता देती हूँ क्या है। पहले दो की जोड़ी है, एक है बोनस शेयर्स और एक है बायबैक। तो इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होता है? जब भी हम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देना चाहते हैं, बोनस शेयर्स देना चाहते हैं, तो हम दे सकते हैं, कंपनी दे सकती है उनको, मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उसके लिए शेयर होल्डर्स कुछ पेमेंट नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस एज जैसे बोनस मिलता है कंपनीज में एम्प्लॉयज को, उसी तरीके से शेयर होल्डर्स को बोनस अगर देना चाहती है तो दे सकती है कंपनी। तो फुली पेड बोनस शेयर्स जो हैं वो इशू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो अकाउंट में पैसा बचा है, पैसा रखा हुआ है, उसको यूज कर सकती है कंपनी। दूसरी चीज है बायबैक करने के लिए, बायबैक मतलब कि परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स। अब याद होगा जब मैंने इक्विटी प्रेफरेंस के डिफरेंसेस बताए थे, तो उसमें बायबैक का एक बताया था, जब रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है बट इक्विटी शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं होता, उसमें क्या होता है कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लेती है अगर वो चाहती है कि बहुत ज्यादा इक्विटी या बहुत ज्यादा शेयर्स जो हैं इक्विटी वाले वो मार्केट में आ गए हैं, तो उसको कम करने के लिए कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर लेती है या परचेज कर लेती है, तो जो इक्विटी शेयर्स वो कम हो जाए इसलिए, तो वो पैसा भी यूज कर सकती है बायबैक करने के लिए। तो ये पहली जोड़ी हो गई बोनस और बायबैक की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जोड़ी आ रही है हमारी राइट ऑफ की, ये भी राइट ऑफ करने के लिए और ये भी राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट राइट ऑफ क्या हो रहा है? राइट ऑफ हो रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, ओके। सेकेंड राइट ऑफ हमारा हो रहा है इशू एक्सपेंसेस का, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, expenses done to issue shares and debentures। ओके, तो हमने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते टाइम जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, उसको क्या एक्सपेंसेस होते हैं? ये मेनली दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो कमीशन हम देते हैं इशू करने के लिए, कमीशन पेड, या डिस्काउंट दिया है, डिबेंचर्स इशू करते टाइम डिस्काउंट दे सकते हैं ना, तो वो डिस्काउंट दिया है।
डिस्काउंट अलाउ किया है। तो ये एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने इनकॉर्पोरेशन के पहले, कंपनी बनाने के पहले कंपनी के लिए जो एक्सपेंसेस किए थे उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उसको हम राइट ऑफ मतलब खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो हम चाहे तो उसको खत्म कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, और उसको खत्म कर सकते हैं इससे। तो ये दो हमारे हो गए राइट ऑफ वाली जोड़ी। उसके बाद पांचवी चीज जो है वो अकेले ही रहती है, और वो है प्रीमियम। प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। ओके तो प्रीमियम रिडेम्पशन करते टाइम, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करते हैं, तो कंपनी उसमें प्रीमियम पे करती है, कर सकती है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट होता है कि प्रीमियम पे कर रही है रिडेम्पशन करते टाइम पे। तो उसको पे करने, उस प्रीमियम को पे करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का हम अमाउंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पांच चीजें हमको दो दो की दो जोड़ी हो गई, और एक हमारा जो अकेला है वो हो गया। दो जोड़ी पहली क्या होगी कि बोनस शेयर्स, फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है एंड बायबैक कर सकती है अपने खुद के शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। उसके बाद दो हो गया राइट ऑफ वाले, कि राइट ऑफ हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करें। दूसरा एक्सपेंसेस जो हमने इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स करते टाइम पे एक्सपेंसेस किए थे, जैसे कि कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, वो करते टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए थे, ये जो एक्सपेंसेस है उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। और पांचवी चीज जो अकेली है वो है कि प्रीमियम हम पे कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसको प्रीमियम, उस प्रीमियम को पे करने के लिए हम ये अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये यूटिलाइजेशन क्लियर है, ये सेक्शन क्लियर है आपको। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि वो नेक्स्ट वाला इजी है काफी। दूसरी चीज आ रही है वो है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। एक ही बार में इसको समझ लेते हैं, बहुत ही इजी है समझना। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी कंपनी ने पैसा मंगाया, ओके, ये कंपनी है, इसने पब्लिक को बोला, पब्लिक से बोला, क्या बोला कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू है। ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू है, पब्लिक से ऐसा बोला। तो पब्लिक क्या करेगी, पैसा देगी। अब मान लो कि कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स पे पैसा मंगा लिया, 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू हो गया 3 रुपए से। ओके, पर शेयर 3 रुपए है, तो 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू हो गया, पब्लिक को पैसा देना है। अब इसमें से क्या हुआ, पैसा कितने ने दिया, पब्लिक ने सिर्फ 8,000 शेयर्स पे पैसा आया। ठीक है, सिर्फ 8,000 शेयर्स पे 3 रुपए आया है, 2,000 शेयर्स पे आया ही नहीं है पैसा। जो 3 रुपए सिर्फ इतना आया हुआ है, इतना नहीं आया, इतना पैसा नहीं आया। तो ये क्या हो गया, मतलब अलॉटमेंट ड्यू था पर शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स हो गए हैं, मतलब कि पैसा अभी तक हमारे पास नहीं है। हो सकता है पैसा फ्यूचर में आ जाए, हो सकता है नहीं है। ओके, अगर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, जिसने पढ़ा है उसको पता है कि अगर पैसा नहीं आता है तो हम फोर्थ फीचर पे जाते हैं। फोर्थ फीचर का कंसेप्ट मैं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि फोर्थ फीचर का मतलब, फोर फीचर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे। तो कॉल्स एंड अरियर्स, अरियर्स समझ में आ गया कि मनी ड्यू बट शेयर होल्डर हैजंट पेड येट, तो उसको बोलते हैं कॉल्स एंड अरियर्स। कंपनी की तरफ से मनी ड्यू था, पब्लिक ने पैसा अभी तक नहीं दिया, तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स एंड अरियर्स। उसके बाद आता है हम कॉल्स एंड एडवांस की तरफ पे। कॉल्स एंड एडवांस क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक एडवांस में ही पैसा दे दी, है ना, जैसे कि अलॉटमेंट पे 3 रुपए था और एप्लीकेशन पे 3 रुपए था और अलॉटमेंट पे 3 रुपए था, तो जब भी उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया तभी अलॉटमेंट का ही पैसा दे दिया, मतलब 6 रुपए दे दिए पब्लिक ने। ऐसा नहीं है कि सबने ही एक साथ दे दिया, हो सकता है कि 10,000 में से 5,000 लोगों ने दे दिया और 5,000 ने नहीं दिया, तो उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। बट कॉल्स इन एडवांस तभी परमिट है, तभी परमिट है, और तभी परमिटेड है if AOA provides for calls in advance, then only permissible.
ओके, मतलब कि एओए ने बताया, मतलब कि चार्टर डॉक्यूमेंट जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा हुआ है कि कॉल्स एंड एडवांस ले सकती है कंपनी, तभी परमिटिव, मतलब तभी परमिशन है कॉल्स एंड एडवांसेस लेने की। ओके, तो ये दो चीज समझ में आ गई। कॉल्स एंड अरियर्स क्या होते हैं, कॉल्स एंड एडवांस क्या होते हैं, नाम से ही बहुत ही बेसिक है, ये समझ में आ गया होगा। चौथा एंड आखिरी आज का टॉपिक कि कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल सेम ही लग रहा है कि बाय द नेम तो सेम ही लग रहा है कि उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है, बट इसमें एक्चुअली में डिफरेंस है। तो डिफरेंस, पहला डिफरेंस हमारा ये है कि इट इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सिंपल, कि ऐसा रिजर्व जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अभी हमने पढ़ा था उसी के बारे में, तो वो रिजर्व डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री नहीं है, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व जैसे है, और रिडेम्पशन रिजर्व जो है, ये सारे रिजर्व्स किसी एक पर्पस के लिए बनते हैं। ओके, इसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं यूज कर सकते। तो ऐसा रिजर्व जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। सिंपल, बहुत सिंपल। तो फिर रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is called on winding up। ऐसा पार्ट ऑफ कैपिटल जिसको अभी तक कॉल नहीं किया गया, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए थे, और कॉल पर 4 रुपए था फर्स्ट कॉल पे। ओके, तो मैंने ये 3 रुपए मंगा लिया, हो गया। ये 3 रुपए मंगा लिया, हो गया। अब कितना बचा, 4 रुपए। तो 4 रुपए मैंने अभी तक कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। ओके, मैंने कॉल ही नहीं किया, और कॉल करने से पहले ही मेरी कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, मतलब कंपनी को बंद करने की नौबत आ चुकी है। तो उस केस में हम जो ये रिजर्व कैपिटल है उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब पैसा जो हमें लाइबिलिटीज पे करनी है, तो हम शेयर होल्डर से चाहें तो ये 4 रुपए उस टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, जो कैपिटल रिजर्व में रखा हुआ है जिसको हम वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज कर सकते हैं, मतलब जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ओके, तो जो कैपिटल रिजर्व है इसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड बाय कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स बहुत, अभी कई रिसेंट एग्जांपल जो बता देती हूँ, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहाँ से आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट कहाँ, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रीमियम से। प्रीमियम क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, वो हम रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम बिजनेस में कुछ सेल करके, बिजनेस की ट्रेडिंग करके हम वो पैसा नहीं कमा रहे, वो एक कैपिटल की वजह से वो पैसा आ रहा है, तो उसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। जो हर बार नहीं आता, दिट इज नॉट इन रिकरिंग बेसिस, ये कभी कभी होता है। ओके, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अकाउंट है, तो वो प्रीमियम जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स करने पे प्रीमियम आया, वो प्रॉफिट कब हुआ है, जब हमने शेयर्स को इश्यू किया है तब वो प्रॉफिट आया, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व कैसे बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। एंड जो रिजर्व कैपिटल है ये अनकॉल्ड कैपिटल है। ओके, तो ये इस तरह से क्रिएट होता है। अनकॉल्ड कैपिटल समझ गए, कि हमने जो कॉल नहीं किया है पैसा वो अभी तक आना बाकी है, तो वो अनकॉल्ड कैपिटल, इसलिए वो रिजर्व कैपिटल कहा जाएगा। उसके बाद, उसके बाद कि कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कोई भी रिजोल्यूशन नहीं लगता। अब ये आपको पता होगा कि कोई भी चीज अगर हमको एक कंपनी में करनी रहती है तो उसकी रिजोल्यूशन पास होते हैं। 3 टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है बोर्ड रिजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन जो रहता है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन रहती है वो बोर्ड के अथॉरिटी से पास हो जाती है, इसमें बोर्ड की अथॉरिटी लगती है। एंड जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है, इसमें शेयर होल्डर की अथॉरिटीज लगती है, मतलब शेयर होल्डर की परमिशन लगती है, शेयर होल्डर की अथॉरिटी। ओके, तो मैं किसी
क्लास में बताऊंगी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। बट ये समझ लो कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमको रिजोल्यूशन पास करना था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शेयर होल्डर्स इतने सारे, डायरेक्टर्स इतने सारे हैं, तो सबका हमको ओपिनियन चाहिए, सबके सजेशंस चाहिए, सबकी वोटिंग चाहिए। ओके, तो वो रिजोल्यूशन ऐसे पास होते हैं। तो इधर पे कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। बट रिजर्व कैपिटल करने के लिए, कि हमने अभी तक कॉल ही नहीं किया उसको, रिजर्व कैपिटल में रखने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अभी ये एक अपनी रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं स्पेशल रिजोल्यूशन में ज्यादा नहीं जा रही, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और हमारी क्लास भी बड़ी हो जाएगी उस वजह से। तो ये समझ लो कि स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर की अथॉरिटी चाहिए रहती रिजर्व कैपिटल करने के लिए। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट, अब ये बताओ कि कैपिटल रिजर्व मैंडेटरी है क्या, मतलब उसको बनाना मैंडेटरी है क्या, या रिजर्व कैपिटल रखना मैंडेटरी है क्या, कि हम कॉल ही नहीं करें, अनकॉल्ड कैपिटल को रखें रिजर्व में, तो क्या वो मैंडेटरी है? तो नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। बट रिजर्व कैपिटल बनाना इज एन अप्रोप्रिएट, कि आप बनाइए, कि बनाना चाहिए। इट इज अप्रोप्रिएट टू मेंटेन, टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। अप्रोप्रिएट मतलब कि जब भी कोई कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमें मिल रहा है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में भेजें। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, एंड अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या हम कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं? इसको तो छोटा कर देती हूँ कि दिखे पूरा एक जगह पे। तो कैपिटल रिजर्व को हम राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, हम एक्सपेंसेस डन टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो यस इट कैन बी यूज्ड। राइट ऑफ, ठीक है। बट क्या हम अनकॉल्ड कैपिटल को यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए? तो नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। एक मिनट, मेरी बैटरी जा रही है। ओके, तो यस, हाँ, हम आ गए कि राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व को यूज किया जा सकता है, बट रिजर्व कैपिटल जो है उसको हम राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते। एंड लास्टली, कि क्या हमको इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है? ठीक है, क्या हम इसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं? तो कैपिटल रिजर्व को यस, इट इज डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। अभी कहाँ डिस्क्लोज होता है? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिस्क्लोज होता है। एंड कि ये क्या हम जो अनकॉल्ड कैपिटल है, हमारा जो रिजर्व कैपिटल है, क्या हम उसको डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में? तो इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। ओके, अभी समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। ये रिजर्व कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है, हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहला तो कैपिटल रिजर्व
कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। एंड रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल जिसको हमने कॉल ही नहीं किया अभी तक, हम उसको वाइंडिंग अप के टाइम के लिए बचा के रखें कि वाइंड अप होगा तो हमें पास लाइबिलिटीज होगी, तो उसको पे ऑफ करने के लिए हम शेयर होल्डर से तब वो पैसा कॉल कर लेंगे। तो ये रिजर्व कैपिटल हुआ। दूसरा, ये कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, ये अनकॉल्ड कैपिटल से बनता है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कोई रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। अब लिखते हैं यहाँ पे कि क्रिएशन कैसे होता है इसका, कैपिटल रिजर्व का और रिजर्व कैपिटल का। उसके बाद रिजोल्यूशन क्या पास करने रहते हैं इनको बनाने के लिए। तो रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है, पर कैपिटल रिजर्व के लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो क्या ये मैंडेटरी है, मैंडेट किया हुआ है क्या? तो इट इज अप्रोप्रिएट कि हम जो भी कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, बट रिजर्व कैपिटल रखना इज नॉट मैंडेटरी। ओके, उसके बाद आता है राइट ऑफ हो सकता है क्या, मैंडेटरी है क्या, राइट ऑफ हो सकता है। तो कैपिटल रिजर्व जो है उसको हम राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी, ये राइट ऑफ हो सकता है क्या, ये नहीं होगा। कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये इसका पॉइंट होगा। ओके, तो कैपिटल रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए, पर रिजर्व कैपिटल को यूज नहीं करते हम एक्सपेंसेस को, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट की बात आती है, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो यस, हम कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में, बट अनकॉल्ड कैपिटल जो हमारा रिजर्व कैपिटल है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। तो आई होप कि ये जो 4 टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि कॉल्स करने के रूल्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइजेशन करने के लिए 5 तरीके क्या होते हैं, उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, एंड कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये क्लास आपको पूरी रिवाइज हो गई होगी, कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, बाय बाय।